नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का उद्घाटन। भारत मंडपम में जुटेंगे कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और टेक दिग्गज। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा भी होंगे शामिल। समिट में कई समझौते होने की उम्मीद। चीनी रोबोट को अपना बताकर विवादों में फंसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी। सरकार ने एआई समिट कैंपस खाली कराया। राहुल गांधी ने सरकार को घेरा तो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया पलटवार। एआई इंपैक्ट समिट में जियो फ्रेम्स की धूम। शोकेस किया एआई चश्मा। कॉल रिसीव करना, फोटो खींचना, लाइव करना, सब कुछ मुमकिन। जल्द होगा देश में लॉन्च। शानदार रिकवरी के साथ बाजार बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बढ़त पर क्लोजिंग। मेटल, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी शेयरों में रही खरीदारी। रियल्टी बैंकिंग इंडेक्स बढ़त पर बंद। गुजरात सरकार ने पेश किया 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस। गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए 2755 करोड़। धोलेरा और सानंद को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पर किया घोषित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है राहुल गांधी। उनका व्यवहार बेहद बचकाना। कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, सरकार को सवाल पूछने वाले लोग पसंद नहीं। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम समेत 10 राज्यों की सीटों पर 16 मार्च को मतदान के बाद होगी वोटों की गिनती। अब बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के लिए कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई समिट का उद्घाटन करेंगे। समिट में कई देशों के राष्ट्र प्रमुख और टेक दिग्गज एक साथ शामिल होंगे। कल क्या होगा, ये क्या होने वाला है खास, ये बता रहे संवाददाता दीपाली नंदा और रोहन सिंह। ग्लोबल साउथ में भारत में पहली बार हो रहा एआई इंपैक्ट समिट अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है और तीसरा दिन है और यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार लोगों में क्रेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और रोहन और मैं हम कवरेज कर रहे हैं, अपने व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं कि यहाँ की हाइलाइट्स क्या हैं। तो हाइलाइट्स हमने दिखाई, लेकिन जो मेन डे है रोहन, वो कल होने वाला है। कल है 19 फरवरी। तो जो पूरे समिट का अगर हम कहा जाए कि कोर रहेगा, उसके बारे में जानकारी। जी बिल्कुल दीपाली, कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कल की अगर हम बात करें, दुनिया भर के 20 से ज्यादा देशों के हेड ऑफ स्टेट्स यहाँ पे दिल्ली में होंगे। यहाँ पे इस एआई समिट में यहाँ पे आएंगे। साथ ही कई सारे टेक लीडर्स होंगे, लीडर्स प्लेनरी होंगे। अगर हम लीडर्स की बात करें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, इसके अलावा ब्राजील से लूला डा सिल्वा हैं, कई सारे देश, मॉरिशस से, इसके अलावा यूरोप के कई सारे देश, हमारे आसपास के कई सारे पड़ोसी देश, इन सब के लोग लीडर्स प्लेनरी में हिस्सा लेंगे। और इसके बाद कई देशों के बीच जो बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं वो होने जा रहे हैं, उसके ऊपर समझौते होंगे। और इसके अलावा दीपाली बहुत सारे टेक लीडर्स भी है, लेकिन टेक के बारे में आप ज्यादा अच्छा बताएंगे क्योंकि टेक आप कवर करती आ रही हैं। तो कौन कौन से टेक लीडर्स यहाँ आ रहे हैं, क्या होने जा रहा है टेक? बिल्कुल, खास तौर पर जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोहन फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तो कल हम देखेंगे एक अलग से एक टेक टॉक होने वाला है जिसमें दुनिया की जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियां हैं, चाहे हम एंथ्रोपिक की बात करें, गूगल की बात करें, ओपन एआई हो, क्वालकॉम हो, सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और एक फ्रेमवर्क पर बातचीत की जाएगी। और ये टॉपिक भी जहां तक हमें बताया जा रहा है कि रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम देख रहे हैं दुनिया में एक डिस्ट्रप्शन का माहौल पैदा हो गया है, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश के लिए, दुनिया के लिए एक चुनौती है या फिर एक बड़ा अवसर है? बिल्कुल, इस पर फोकस रहेगा दीपाली, क्योंकि आज ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस समिट का नाम आया है। जो इंडिया एआई मिशन है उसका नाम आया है कि 2.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने प्लेज किया है कि वो रिस्पॉन्सिबल एआई का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक अचीवमेंट है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि रिस्पॉन्सिबल एआई को किस तरह से हम फोकस में लाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब तक कितना गलत इस्तेमाल भी एआई का किया जा रहा है। जी, लेकिन दीपाली, एक्सपो का जो एरिया है वो कल हमने सुना है बंद रहेगा। कल और क्या क्या होने वाला है, थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल,
बारे में? जो कन्वेंशन सेंटर है रोहन भारत मंडपम में, वहाँ पर पूरा फोकस रहने वाला है। जिन लीडर्स की बात आप कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहे हैं, टेक लीडर्स की बात कर रहे हैं, वो सब वहाँ पर इकट्ठा होंगे, बकायदा अलग अलग सेशन किए जाएंगे। तो अभी तो आप देख पा रहे हैं कि पीछे सब आम पब्लिक आ रही है, लेकिन कल के लिए हम अपने चैनल के जरिए बताना चाहेंगे कि कल अगर आप एआई इम्पैक्ट समिट में आना चाहते हैं तो आपके लिए कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है। बेहतर यही होगा कि आप कल का दिन अवॉइड करें और उसके बाद आएं। और परसों जो है जो उसके आखिरी दिन है, एक दिन बढ़ाया गया है इस समिट को। अब 21 तारीख को यानी कि शनिवार को भी आप यहाँ आ सकते हैं, पब्लिक के लिए ओपन रखा गया है। तो दीपाली, जो लोग नहीं आ पाए हैं अब तक, उन्हें आने के लिए एक मौका है। बिल्कुल रोहन, काफी क्रेज हम देख रहे हैं यहाँ पर लोगों का, खास तौर पर जो जेनजी है वो काफी एक्साइटेड है एआई को लेकर, और उनके लिए खासतौर पर ये अच्छी खबर कहा जा सकता है कि एक दिन और इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। 20 की बजाय अब ये आखिरी दिन इसका 21 को रहेगा। तो आप भी यहाँ पर आएं और एआई को लेकर जो इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर हो रही है, उसे जरूर एक्सपीरियंस करें। चलिए, तो कल का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एआई इम्पैक्ट समिट के लिए। एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय कंपनियां जमकर करार कर रही है। सिर्फ भारतीय कंपनियां नहीं, विदेशी कंपनियां भी भारत में एआई इंफ्रा के लिए निवेश कर रही है। क्या है पूरी डिटेल्स, बता रही है कंचन नौटियाल। जी, तो जैसे कि आपने बताया, एआई इस टाइम पे ग्लोबली काफी ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखेंगे तो देखिए, एआई करार ग्रोथ का नया आधार। यस, ये लाइन एकदम परफेक्टली लिखी गई है। ग्रोथ का नया आधार अब एआई ही बन गया है, बिकॉज नॉट ओनली इंडिया बट अगर हम ग्लोबली भी बात करें, अब इस टाइम पे जो कंट्रीज है जोरों शोरों से अपने एआई डेवलपमेंट के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। ओपन एआई ने, अभी हमने रिसेंटली देखा कि इंडिया के अंदर एआई इंफ्रा के लिए काफी सारे नए अग्रीमेंट्स जो है उनको साइन किया है। यही नहीं बल्कि इंडियन कंपनी अडानी ग्रुप ने भी एआई रेडी डेटा सेंटर के लिए करीब करीब 100 अरब डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी जो है आने वाले सालों में करने वाली है। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल भी यहाँ पे करीबन 50 अरब डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो करने की इस टाइम पे प्लानिंग कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो वो भी साल 2030 तक करीबन 5000 करोड़ का जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट है एआई के ऊपर करने वाला है। अब ये तो बात हो गई ग्लोबली और हमने बात करी पूरे सेक्टर वाइज, लेकिन इस टाइम पे अगर हम बात करें कि कंपनी स्पेसिफिक कहाँ पे मेजर हमें एआई डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दिए हैं, तो देखिए सबसे पहले नेटवेब और एनवीडिया के बीच में काफी बड़ा अग्रीमेंट हुआ है, जहां पे मेक इन इंडिया सुपर कंप्यूटिंग एआई सिस्टम जो कंपनी है वो लॉन्च करेगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बाकी की कंपनीज की तरफ नजर डालें तो वहां पे इन्फोसिस और एंथ्रोपिक के बीच हमने देखा था कि कल जो अग्रीमेंट है उसकी खबर आई थी। उसके बाद हमने शेयर में देखा था काफी बड़ी तेजी भी देखने को मिली थी, बिकॉज यहाँ पे कंपनी जो है एडवांस एआई सोल्यूशन डेवलपमेंट के लिए आगे चल के कामकाज करने वाली है। अगर बात करी जाए हेक्सावेयर रेपलिट की, तो यहाँ पे भी एक काफी बड़ा जो अग्रीमेंट है साइन हुआ है एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। और बात कर ले हम अपने इटर्नल की यानी कि जोमेटो की, तो यहाँ पे भी इन्होंने ओपन एआई के साथ जो पार्टनरशिप है वो कर ली है, ताकि जो कंपनी का इस टाइम पे प्लेटफॉर्म है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पे लेके जाया जा सके। इसके अलावा अगर हम बाकी कंपनीज की बात करें तो टीसीएस भी यहाँ पे अग्रीमेंट के सामने दिखाई दिया है, जहाँ पे एआई फैक्ट्रीज डेटा सेंटर के लिए जो इंफ्रा सिस्टम होता है उसको तैयार किया जाएगा। और अभी हमने देखा था कि मार्केट आवर में एलएनटी की भी खबर आई थी कि जो एलएनटी है वो एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, ताकि गीगावाट स्केल एआई इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए आगे जोरों शोरों से काम हो सके। तो ग्लोबली तो हमने देखा ही था काफी लंबे टाइम से, लेकिन अब जो इंडियन कंपनीज है वो भी तेजी से एआई की मजबूती के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। अब आपको बता दें, एआई समिट में एक ऐसी तकनीक शोकेस की गई है जो सिर्फ 30 सेकंड में आपकी आंखों की जांच करके बता देगी। इसके बारे में बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आंखों की बीमारियों से पीड़ित हैं और एक बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 30 करोड़ की, जो कि रिस्क पे है इस तरह की बीमारियों को डेवलप करने की। लेकिन सबके पास एक्सेस नहीं होता है एक आई एक्सपर्ट का। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक डिवाइस बनाई है, एक सिस्टम बनाया है, जिसके जरिए दूर दराज के इलाकों में आंखों की समस्या जो है उसको बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे ये रेमेडियो मेडियोज है, इनका ये दावा है कि ये 30 सेकंड के अंदर बहुत ही बेसिक सी डिवाइस है, एक पोर्टेबल डिवाइस है, इससे ये डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको पता चलता है कि किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो उस पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन सी चीजें होती हैं, कैसे काम करता है, ये पूछते हैं। मैडम बताइए कि ये जो डिवाइस है काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। इस डिवाइस का नाम फंडस ऑन फोन है। तो ये आईफोन के ऊपर हम फोटो लेते हैं आपके रेटिना का,
और एआई जो है ऑफलाइन चलता है, ऑन द एज चलता है, तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है एआई चलने के लिए। तो एआई चल के आपको बता देगा कि आपको डीआर, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन या ग्लोकोमा है कि नहीं। क्या इसको यहाँ पे करके देख सकते हैं कि कितना समय लगता है? अगर हम इसको करके 10 सेकंड में आपको बता देगा। ठीक है, तो अगर हम इसको करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो हमने ये डिवाइस लिया। पेशेंट हमने डिटेल सारी डाली है इसमें। का नाम रोहन, एज 39। मेरा तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ ये कैसे एआई डिटेक्ट करता है और इसका कैसे यूज होता है, ये हम देखते हैं। आपको माइक तो इन्होंने 30 सेकंड के अंदर मेरे ये आंखों की जो पिक है वो ली है इस आईफोन की मदद से, और अब एआई की मदद से ये देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये हमें 3 डिजीज डिटेक्ट करेंगे आपके रेटिना पे, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एएमडी और ग्लोकोमा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, नो डीआर, नो एएमडी, नो तो चलिए, इसकी मुताबिक मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन भारत में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है, जिनकी मदद कर सकता है ये जो डिवाइस है, पोर्टेबल है और दूर दराज के गांव में इसे ले जाया जा सकता है, और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो फिर इसे बाद में बाकी जगहों पे डॉक्टर की मदद के लिए लाया जा सकता है। रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए, तो एआई की मदद से आंखों की जांच कैसे होती है ये तो हमने देखा, लेकिन एआई की तकनीक अब खिलाड़ियों के लिए भी एक नया इनोवेशन लेकर आई है। अब क्रिकेट के लिए खिलाड़ी एक जगह पर बिना किसी कोच के अपना खेल सुधार सकेंगे। एआई खुद बताएगा कि बल्ला कैसे घुमाना है और कलाई घुमाकर गुगली कैसे फेंकनी है। कैसे करेगा ये काम, बता रहे संवाददाता रवि सिंह। एआई का इस्तेमाल कई सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है, खास करके एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन। लेकिन क्रिकेट और स्पोर्ट्स में क्या एआई का इस्तेमाल हो सकता है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आप बैट पकड़ते हैं और कैसे आप खेलते हैं। वो सब चीज़ें एक्यूरेट एक नंबर देगा एआई, और इस जगह पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि एआई के इस सिस्टम में यहाँ पर बॉल रखा जाता है। आप यहाँ पर रख दीजिए और मैं एक बार यहाँ से खेलूँगा। हाँ, आप रखिए और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। एआई कोच, इस सिस्टम का नाम है एआई कोच। और देखिए, बहुत तेज़ी से बॉल आएगी, तो एक बार और थोड़ा सा, ये देखिए तेज़ी से आती है, और ऐसे ही स्कोर भी पता चल जाएगा कि आप कैसे खेल रहे हैं तेजी से। तो ये इसके ज़रिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी। आपको बस एक बैट बॉल की ज़रूरत है, और इस तरीके से जो गूगल का सिस्टम है यहाँ पर, उसके ज़रिए एआई कोच का इस्तेमाल किया जा रहा है, और आपके खेलने के स्टाइल क्या है, ये सब चीज़ का स्कोर कार्ड एक तैयार हो जाता है, और इस जगह पर आपको पूरी तरीके से जानकारी दे दी जाती है। तो एआई का इस्तेमाल कैसे बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें बता रहा है यहाँ पर कि एआई समिट में, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, सभी सेक्टर्स में तेजी के साथ में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और स्पोर्ट्स भी अब उसमें अछूता नहीं रहा है। इस समिट में एक ऐसा भी रोबोट दिखाया गया है जो फैक्ट्री और वेयरहाउस में सामान उठाने और रखने में काफी उपयोगी है। कैसे काम करता है ये रोबोट, बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हमें दिख गया है सिंक्रो 5। ये एक रोबोट है जिसकी कैपेबिलिटी है पिक एंड ड्रॉप करने की। इसे आप कोई चीज देंगे तो ये इसे बिल्कुल 360 डिग्री इसकी कैपेबिलिटीज है। ये उसे आइडेंटिफाई कर सकता है, पिक कर सकता है। जैसे हमने इसे एक पेपर दिया है, आप देखिए बिल्कुल इंसानों की तरह ये पिक कर रहा है। और वेयर हाउसिंग में या ई कॉमर्स में बहुत जरूरत होती है चीजों को सेग्रीगेट करने की, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। एडवर्ब जो है बिल्कुल हिंदुस्तानी कंपनी है। कैपेबिलिटी क्या है इस सिंक्रो 5 की, ये पूछते हैं। ये बताइए क्या क्या खासियत है इसकी, क्या क्या कर सकता है ये? सो ये एक कोलैबोरेटिव रोबोट है विद 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एसेंशियली इसका ये पिक एंड प्लेस के लिए
कंस्ट्रक्शन में काम आ सकता है, वेल्डिंग में काम आ सकता है, मशीनिंग में काम आ सकता है, एंड एनी काइंड ऑफ पिक एंड प्लेस इज इट कैन बी वेल डन बाय कोलैबोरेटिव रोबोट। इसके ये करेंटली 5 kg पेलोड का है। इसका एक और वेरिएंट है जो 10 kg पेलोड का है। इसकी अभी रीचेबिलिटी 650 mm है एंड उसकी रीचेबिलिटी 1300 mm है। नाउ दिस आर्म हैज अ 360 डिग्री रोटेशन, सो एनी काइंड ऑफ पिक एंड प्लेस इन द नियर बाय विसिनिटी कैन बी वेरी वेल डन विद दिस। ये तो चलिए हमने इसे कागज दिया, इसने यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इसने पिक कर दिया, लेकिन ये आइडेंटिफाई कैसे करता है कि इसे पिक क्या करना है? राइट सर, सो इसके लिए हम लोग एक कोड करते हैं। अभी हमने पेपर के लिए कोड किया हुआ है। हम इसको मान के चलिए मेडिसिन की वाइल के लिए कोड करेंगे या वेल्डिंग के लिए करेंगे या कंस्ट्रक्शन के लिए करेंगे। सिर्फ कोड डालना है। ये यहाँ से सेंसर लगा हुआ है और कैमरा लगता है, एक डेप्थ कैमरा। वो आइडेंटिफाई करता है, चेक करता है और वो उसी चीज को पिक करता है जिसकी प्रोग्रामिंग हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग है पेपर को पिक करने की, तो यहाँ पे पेपर को पिक करके ड्रॉप कर रहा है। ठीक इसी तरह से अलग अलग चीजें ये कर सकता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा इनोवेशन है एडवर्ब की तरफ से। और यहाँ पे हमें देखिए बहुत सारे अलग अलग रीजन से रोबोडॉग्स जो है इस एआई समिट में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन ये बता दें ये जो बनाया है ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया रोबोडॉग है। ये हिंदुस्तान में बिल्कुल पूरी तरह से बनाया गया है। तो इसकी कैपेबिलिटीज क्या है ये भी पूछते हैं। क्या क्या कर सकता है ये रोबोडॉग? सर ये 70% लोकल कंटेंट है, इसका भारतीय कंटेंट है। ये बनता है ग्रेटर नोएडा में। अब इसकी कैपेबिलिटी की बात करें, इसको बोलते हैं क्वाड्रोपैड। 5 किलो पे लोड का है। इसके अंदर 4 एक्चुएटर्स लगे हैं। इसके अंदर लेडार लगा हुआ है, इंटेल डेप्थ सेंस कैमरा लगा हुआ है जिससे ये चेक करता है, और इसमें IMU सेंसर्स है। इसमें 12 करंट सेंसर्स है। एसेंशियली ये फुल्ली केपेबल इंडस्ट्रियल क्वाड्रोपैड है जो कि सेंस कर सकता है, जो कि चेक कर सकता है, मैन्यूवर कर सकता है एनी काइंड ऑफ गैस लीक, प्रेशर लीक और एनी काइंड ऑफ लीक और एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी में अगर सर्वेलेंस के लिए कुछ भी चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में, तो ये आपको तुरंत आइडेंटिफाई करके आपको वीडियो फीड के थ्रू आपको बता सकता है। तो ये है मेड इन इंडिया रोबोडॉग और ये हम देख रहे हैं सिंक्रो 5 है। तो रोबोटिक्स और एआई का जो संगम है वो यहाँ पे हमें खास तौर पे देखने को मिल रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में। रोहन सिंह, दिल्ली। आपको बता दें आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। एआई चैलेंज जरूर देखिए शाम 7:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। शानदार रिकवरी के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 283 पॉइंट चढ़कर तो निफ्टी 94 पॉइंट की बढ़त हासिल की है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी रही है। बाजार में कैसे रहा कारोबार बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन, अब एंडिंग तक आते आते बाजार ने जो है संभलने की अच्छी खासी जो कोशिश है वो करके दिखाई है। और इन ग्रीन हमें मेजर इंडाइसेस जो हैं वो बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे बैंकिंग, निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स में एक ग्रीन टिक हमें देखने को मिला है आज की क्लोजिंग में भी। अगर इस टाइम पे सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी आपको जो चार्ट्स हैं वो ग्रीन साइड में ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला कि एंड तक आते आते बाजार ने काफ़ी अच्छा खासा अपने आप को संभाला है। PSU बैंक्स में करीब 1.5% का इजाफा, FMCG आज अच्छा खासा फ्लेवर में बना हुआ था। मेटल इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा शाइन करता हुआ नजर आया है। लूजिंग पॉकेट में एक ही आपको सेक्टर दिखाई दिया होगा, वो है निफ्टी IT। कल यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन आज वापस से उछले स्तरों से हमें मुनाफा वसूली जो है वो IT पैक में देखने को मिली है। अब अगर बात करी जाए स्टॉक स्पेसिफिक, तो आइए देखते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक कौन से रहे हैं। HDFC लाइफ, टाटा स्टील, ITC और टाटा कंज्यूमर यानी कि FMCG मेटल पैक से हमें ज्यादा नंबर्स जो हैं वो आते हुए दिखाई दिए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ले तो ONGC, विप्रो, इटर्नल और अडानी एंटरप्राइजेज में आज एक लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिली है। काफी सारी खबरें भी थी जिसके बाद यहाँ पे एक गिरावट का सत्र जो है वो देखा गया है। IT में काफी बिकवाली रही है। कल के सत्र में हमने देखा था कि इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ जो है पार्टनरशिप की है, जिसके बाद अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले थे, लेकिन आज वो गेन्स कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिए हैं और वही चर्न ऑफ इफेक्ट जो है हमें बाकी के जो IT स्टॉक्स है वहां पे भी देखने को मिला है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड बात करी जाए तो मेटल्स में शानदार इजाफा जो है वो हमें देखने को मिला है। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। एल्यूमिनियम के प्राइस में एक करेक्शन आया है। इनफैक्ट जो बुलियन प्राइसेस है वहाँ पे भी काफ़ी शार्प करेक्शन देखने को मिला है, जिसके बाद ये तेज़ी देखी गई है। और इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई थी जो स्पेसिफिक स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा बुलिश जो है वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन ऑल इन ऑल बात करें तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन एक अच्छे क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। वो विदेश में जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलते हैं। वो भारत विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हैं। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई एनजीओस हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं। ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना, मिलना जुलना होते रहते हैं। वहीं कांग्रेस ने किरेन रिजिजू पर पलटवार किया है। जब अरुण जेटली और सुषमा स्वराज संसद को रोकते थे जब विपक्ष में थे, तो क्या वो एंटी इंडिया थे? ये किरेन रिजिजू भूल जाते हैं कि कभी ये भी विपक्ष में थे और इन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत जल्दी ये विपक्ष में आने वाले हैं। किरेन रिजिजू भूल जाते हैं राहुल गांधी की अगर कोई गलती है तो सिर्फ इतनी है कि सरकार से सवाल पूछते हैं, और इस सरकार को सवाल पूछने वाले पसंद नहीं आते। सरकार जो भी सवाल पूछता है उनको एंटी इंडिया घोषित कर देती। एप्स्टीन से जिनके रिश्ते हैं, कैबिनेट में उन लोगों को ये रखते हैं और हम पर उंगली उठाते हैं। अब आपको बता दें, द लैंसेट की एक स्टडी के मुताबिक हाई बीपी की एक गेम चेंजर दवा विकसित हो रही है। यह स्टडी पूरी तरह सफल और सुरक्षित साबित हुई तो साल में बस 2 बार इंजेक्शन लेना होगा और बीपी से पूरे साल छुटकारा। क्या यह संभव है? इसी पर करेंगे चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।